हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में वितान भाग 2 पुस्तक है। इससे बोर्ड परीक्षा में कुल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इन्हीं एमसीक्यूज प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहली बार यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 पूछे जाएंगे जो 5 अंक के होंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे जो 4 अंक के होंगे और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 1 पूछा जाएगा 3 अंक का। हम देख लेते हैं कि हमारे वितान पुस्तक के पाठ्यक्रम में कौन कौन से पार्ट हैं। तो देखिए 3 पार्ट हमारे लगा रखे हैं। सिल्वर वेडिंग वाला पार्ट है जो एक लंबी कहानी है और मनोहर श्याम जोशी की पीढ़ीगत अंतराल को लेकर के वैचारिक मतभेद वाली ये कहानी है। दूसरा पार्ट अपना जूझ है जो ये मराठी आत्मकथात्मक उपन्यास का अंश है। आनंद यादव का ये लिखा हुआ उपन्यास है जो आत्मकथात्मक शैली में है। तीसरा पार्ट अपने अतीत में दबे पांव है जो यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। ओम थानवी ने सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, जिसमें से मोहनजोदड़ो जो महानगर है और जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है उनके बारे में बताया क्या क्या वहां प्राप्त हुआ, कैसी सभ्यता थी। मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं, ऐसे विचारों को अभिव्यक्त करने वाली रचना कौन सी है। जूझ है, सिल्वर वेडिंग, पहलवान की ढोलक, अतीत में दबे पांव। तो यहाँ पर जो कहानी है शादी की 25वीं सालगिरह, सिल्वर वेडिंग, वह वाला विकल्प बिल्कुल सही है। सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है। 2 पीढ़ियों के वैचारिक द्वंद्व पर, बिखरते पारिवारिक रिश्तों पर, दंपत्ति के वैवाहिक द्वंद्व पर और अधिकारी और कर्मचारी के वैचारिक द्वंद्व पर। तो यहाँ पर 2 पीढ़ियों के वैचारिक द्वंद्व पर यह लंबी कहानी आधारित है। भूषण अपने पिता के लिए क्या गिफ्ट लाया था। धोती कुर्ता, ऊनी ड्रेसिंग गाउन, कोट पैंट शर्ट। तो ऊनी ड्रेसिंग गाउन शादी की सालगिरह पर भूषण ये गिफ्ट लाया था। भूषण को नौकरी किसकी सहायता से मिली। मेनन की सहायता से, पिता की सहायता से, गिरीश की सहायता से या किशनदा की सहायता से। गिरीश की सहायता से नौकरी मिली भूषण को। और गिरीश कौन था। जो यशोधर बाबू है उनकी पत्नी का चचेरा भाई था। यशोधर बाबू के ऑफिस में निम्न में से कौन कार्यरत नहीं है। मेनन, भगवान दास, गिरीश, मिस्टर चड्डा। तो यहाँ पर जो ऑफिस में काम नहीं करता वो गिरीश है, ये भाई है चचेरा यशोधर बाबू की पत्नी का। किशनदा का पूरा नाम क्या था। किशनदास पांडे, कृष्ण कुमार पांडे, कृष्णानंद पांडे, किशन कुमार पांडे। तो इसका पूरा नाम था कृष्णानंद पांडे। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। वाईडी पंत का पूरा नाम क्या था। यशराज पंत, डॉक्टर धर्म सिंह, यशोधर पंत या यशपाल पंत। तो ये जो सही उत्तर है वो है यशोधर पंत। यशोधर का हो गया वाई और धर का हो गया डी और पंत का हो गया पंत। तो वाई डी पंत हो गया, यशोधर पंत। यशोधर बाबू ने अपना आदर्श और गुरु किसे माना था। अपने पिता को, कृष्णानंद पांडे को, मेनन को या चंद्रदत्त तिवारी को। तो कृष्णानंद पांडे जो है उसको अपना गुरु माना था, जिसका नाम आया है किशनदा। क्या नाम आया, किशनदा। सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक कौन है। आनंद यादव, मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी, मुंशी प्रेमचंद। ओम थानवी इस सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक है। सिल्वर वेडिंग पार्ट गद्य की किस विधा में लिखा गया उपन्यास है। लंबी कहानी, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन। तो ये एक लंबी कहानी है, वह वाला विकल्प सही है। वाईडी पंत यानी यशोधर बाबू या यशोधर पंत किस पद पर कार्यरत थे। लिपिक, चपरासी, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट का पद। तो वो सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व या कहानी में कौन से 2 जुमले बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा और समाउ इम्प्रॉपर। समाउ इम्प्रॉपर और ईश्वर जाने, ईश्वर जाने और जो हुआ होगा, राम जाने और राम जी की मर्जी। तो जो हुआ होगा और समाउ इम्प्रॉपर, ये 2 द्वंद्व हैं यशोधर बाबू के जो कहानी में आए हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य चरित्र या पात्र कौन है। भूषण है, लेखक स्वयं है, यशोधर बाबू, किशनदा है। तो इसमें जो मुख्य चरित्र या पात्र है वो यशोधर बाबू है। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। सिल्वर वेडिंग से क्या आशय है? शादी की 50वीं वर्षगांठ,
शादी की 25वीं वर्षगांठ, 5वीं वर्षगांठ या 30वीं वर्षगांठ, तो 25वीं वर्षगांठ जो होती है उसे हम सिल्वर वेडिंग कहते हैं। 25वीं वर्षगांठ, शादी को 25 साल हो गए थे। ऑफिस में कौन सीधे ही असिस्टेंट ग्रेड में आया था? मेनन है, भगवान दास है, मिस्टर चड्डा है या यशोधर बाबू? सही उत्तर है मिस्टर चड्डा, जो सीधे ही असिस्टेंट ग्रेड में लगा था। ये मिस्टर चड्डा ने चूनेदानी किसे कहा है? यशोधर बाबू की साइकिल को, उनकी घड़ी को, स्कूटर को, चश्मा को। तो चूनेदानी जो शब्द आया है ये यशोधर बाबू की घड़ी के लिए आया है। ब वाला विकल्प सही है। यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के, कुमाऊं के, जयपुर, हरिद्वार। तो ये कुमाऊं के रहने वाले थे। कुमाऊं गढ़वाल जो क्षेत्र है वहां के रहने वाले थे। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहां से पास की थी? महारानी स्कूल जयपुर से, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से, सेंट स्टेफर्ड दिल्ली से, शासकीय स्कूल जबलपुर से। तो रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? डेट आपको ध्यान होनी चाहिए। 6 फरवरी 57, 6 फरवरी 67, 6 फरवरी 37 या 6 फरवरी 1947। तो 6 फरवरी 1947 को उनको जो है विवाह के बंधन में बांधा गया था यशोधर बाबू को। कहानी में चपरासी का क्या नाम आया? भगवान दास, गिरीश मेनन, मिस्टर चड्डा। चपरासी का नाम आया भगवान दास। ए वाला विकल्प सही है। कहानी में किसकी सिल्वर वेडिंग का उल्लेख हुआ है? भूषण की, गिरीश की, यशोधर बाबू, चंद्रदत्त तिवारी। तो यशोधर बाबू की शादी की 25वीं सालगिरह वर्षगांठ का उल्लेख हुआ, जिसे अंग्रेजी में सिल्वर वेडिंग कहते हैं। यशोधर बाबू को निहायत बेहुदा सवारी क्या मालूम होती है? साइकिल, कार, स्कूटर, बस। तो उनको स्कूटर जो है वो निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। दफ्तर से लौटते समय पंत जी कहाँ बैठकर प्रवचन सुनते थे? बिरला मंदिर के उद्यान में, गोल मार्केट के मंदिर में, पहाड़गंज मंदिर में या ऑफिस में? तो बिरला मंदिर का जो उद्यान है, बगीचा, वहां बैठ करके ये प्रवचन सुनते थे। घर पर 8 बजे से पहले ये नहीं जाते थे। यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते वक्त कहां से सब्जी खरीदते थे? गोल मार्केट से, पुराने बाजार से, पहाड़गंज से, नई आबादी से। तो ये जो सब्जी खरीदते थे पहाड़गंज से सब्जी खरीदते थे। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यशोधर बाबू कितनी बजे से पहले घर नहीं पहुंचते थे? 8 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 6 बजे। 8 बजे से वो पहले घर पर नहीं पहुंचते थे। उनका घर पर पहुंचने का टाइम 8 बजे का था, जबकि ऑफिस जल्दी छूट जाता था। किस एरिया में 6 मंजिला इमारत बनाकर उसकी शक्ल बदली जा रही थी? बिरला मंदिर क्षेत्र में, DIZ गोल मार्केट क्षेत्र में, पहाड़गंज एरिया में, YD कॉलोनी क्षेत्र में। तो DIZ गोल मार्केट क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था, इमारतें बन रही थी। यशोधर बाबू का क्वार्टर किस जगह था? पहाड़गंज एरिया में, YD कॉलोनी में, बिरला मंदिर क्षेत्र में या गोल मार्केट क्षेत्र में? तो वो था गोल मार्केट क्षेत्र में। द वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यशोधर बाबू के कितनी संतानें थी? 2 लड़के 1 लड़की सहित कुल 3 संतानें। 3 लड़के 1 लड़की 4 संतानें। 2 लड़के 2 लड़की 4 संतानें या 3 लड़के 2 लड़की कुल 5 संतानें। तो 3 तो उनके लड़के थे, 1 लड़की थी, कुल 4 संतानें थी। ब वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यशोधर बाबू का सबसे बड़ा लड़का क्या करता था? IAS की तैयारी कर रहा था, स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ाई करता था, डॉक्टरी की पढ़ाई करता था या विज्ञापन संस्था में नौकरी करता था? तो सबसे बड़ा लड़का कौन है? नाम याद होना चाहिए आपको, भूषण। और ये एक विज्ञापन संस्था में नौकरी करता था। 1500 रुपये इसको महीना वेतन मिलता था। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितना रुपया महीना वेतन मिलता था? 1500, 2000, 1000, 1200। 1500 रुपये महीना उनको वेतन मिलता था। यशोधर बाबू का दूसरा बेटा क्या करता था? यशोधर बाबू का दूसरा बेटा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, विज्ञापन संस्था में नौकरी, IAS की तैयारी, स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। तो ये जो दूसरा बेटा ये IAS की तैयारी कर रहा था। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा क्या करता था? ऑप्शन वो के वही है। तो ये जो तीसरा बेटा है स्कॉलरशिप लेकर के अमेरिका में पढ़ाई करने चला गया था। और एकमात्र पुत्री थी यशोधर बाबू की, उसकी क्या इच्छा थी? जल्दी विवाह करना चाहती थी, स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ाई करना चाहती थी, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका में जाना चाहती थी या IAS की तैयारी करना चाहती थी? तो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका जाना चाहती थी। स वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है, एकमात्र पुत्री थी ये।
यशोधर बाबू अपनी पत्नी के विद्रोह का मजाक कैसे उड़ाते थे? सानियल गुड़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुआ से, लोग करे तमाशे या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे वो। ये सब कह करके उनको चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। कहानी में बाल जति किसे कहा गया है? जो सन्यासी टाइप रहा, विवाह नहीं किया। किशनदा को, यशोधर बाबू को, चंद्रदत्त तिवारी को, भूषण को। किशनदा को बाल जति कहा गया है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। कहानी में गधा 25 से क्या आशय है? किशोरावस्था से 25 वर्ष तक बेकार भटकना, किशोरावस्था से 25 वर्ष तक खूब मेहनत करना, 25 से 50 वर्ष तक बेकार भटकना, 25 से 50 वर्ष तक खूब मेहनत करना। तो जो किशोरावस्था टीनेज होती है और 25 वर्ष तक की आयु तक वो जो बेकार भटका जाता है, आदमी पर वजन नहीं पड़ता है, जिम्मेदारियां नहीं आती है, तो वो गधा 25 कहलाती है। किशनदा अपनी जवानी में क्या क्या खुरापात किया करते थे? ककड़ी चुरा लेते थे, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देते थे, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आते थे। उपयुक्त सभी, द वाला विकल्प सही है। ये सारे काम वो करते थे। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। ये किसने कहा? किशनदा ने, भूषण ने, यशोधर बाबू ने या यशोधर बाबू के पिता ने? किशनदा ने कहा कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। बिरला मंदिर के प्रांगण में किसका प्रवचन चल रहा था? गीता का, रामायण का, निर्गुण का, महाभारत का? तो जो प्रवचन चल रहा था वो गीता का चल रहा था। ए वाला सही है। जैसे जैसे यशोधर बाबू की उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह कौन कौन से काम करने लगे हैं? रोज मंदिर जाना, संध्या पूजा करना, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ना। उपयुक्त सभी, सारे ही काम वो किशनदा की तरह करने लगे हैं। तय वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, गीता प्रवचन की व्याख्या में जनार्दन शब्द सुनकर के यशोधर बाबू को किसकी याद आई? अपने गुरु किशनदा की, जीजा जनार्दन जोशी की, या जनार्दन अपने पुत्र जनार्दन जोशी की, या अपने मित्र जनार्दन जोशी की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अपने जीजा जनार्दन जोशी की उनको याद आई। बे वाला विकल्प सही है। यशोधर बाबू मैट्रिक पास करते ही दिल्ली आकर किसके साथ रहने लगे हैं? किशनदा के साथ, चंद्रदत्त तिवारी के साथ, पिता के साथ, गिरीश के साथ? तो वो किशनदा के साथ आके रहने लगे। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यशोधर बाबू को बुढ़िया काल में अपनी पत्नी का कौन सा परिवर्तन ठीक नहीं लगता था? बगैर बांह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। सबके सब सही हैं। यशोधर बाबू के अनुसार वानप्रस्थ के लिए कौन सी चीजें प्रेस्क्राइब्ड ठहरी? ध्यान लगाना, सब्जी खरीदना, घर देरी से जाना, या पत्नी की बात मानना? तो जो ध्यान लगाना है ये अपने आप ही जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति आध्यात्म की ओर रुख करता है। किशनदा का मानस पुत्र कौन था? गिरीश, मिस्टर चड्डा, यशोधर बाबू मेनन? तो यशोधर बाबू जो है ये किशनदा के मानस पुत्र थे। सिल्वर वेडिंग के दिन यशोधर बाबू घर पर कितने बजे पहुंचे? 7:30 बजे, 5:30 बजे, 8:30 बजे, 9:30? तो 8:30 बजे पहुंचे। रोज तो वो पहुंच जाते हैं 8 बजे, लेकिन उस दिन वो ये और 30 मिनट लेट पहुंचे, 8:30 बजे ये घर पे पहुंचे। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग होने लगी। ये कथन किसने कहा? चंद्रदत्त तिवारी ने, यशोधर बाबू ने, भूषण की मां ने, या फिर गिरीश ने? तो चंद्रदत्त तिवारी का ये कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चंद्रदत्त तिवारी ने ऐसा कहा था। यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई कौन था? चंद्रदत्त तिवारी, गिरीश मेनन, किशन? ये अपना आ चुका है कि गिरीश जो है वो उनकी पत्नी का चचेरा भाई था। गिरीश किस पद पर काम करता था? सेक्शन ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर, आईएएस, डॉक्टर? तो ये मार्केटिंग मैनेजर था। 1500 रुपए इसको मिलते थे। यशोधर बाबू के अनुसार भूषण को बिगाड़ने में किसका योगदान है? मां का, गिरीश का, मेनन का, मिस्टर चड्डा का? तो गिरीश का योगदान वो मानते हैं कि वो भूषण को बिगाड़ रहा है। शाम की पूजा में ध्यान लगाने पर किशनदा को प्रकाश के एक नीले बिंदु की जगह क्या दिखाई दिया? किशनदा, ईश्वर, पिता, मां? तो उनको जो है किशनदा उस प्रकाश के नीले बिंदु में दिखाई दिए। किशनदा की मौत कैसे हुई? बीमारी से, जो हुआ होगा से, दुर्घटना से, भूखे रहने से? तो इसमें जो कारण बताया गया है, जो हुआ होगा से किशनदा की मौत हुई क्योंकि शादी उनकी हुई नहीं थी, तो वृद्धावस्था या बुढ़ापा जो उनका बड़ा कठिन निकला था। यशोधर बाबू ने कौन सी अदा किशनदा से सीखी थी? पत्नी को खुश करना, अपने माँ तत्व के साथ चाय पानी पीना, खुश होते हुए झेपना और झेपते हुए खुश होना, या कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराना?
स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। खुश होते हुए झेंपना और झेंपते हुए खुश होना। किशनदा ने यशोधर बाबू को कितने रुपए उधार दिए थे? 50 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए, 30 रुपए। तो जब वो पहली बार आए थे तो 50 रुपए उनको उधार दिए, गांव भी उन्होंने पैसे भेजे थे। किशनदा यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे? बेटा, भाई, भाऊ, मित्र। तो वो भाऊ कहकर के बुलाते थे, स वाला विकल्प सही है। बड़े भाऊ, आपकी चूनेदानी का क्या हाल है? कथन किसका है? चूनेदानी किसको कहा? घड़ी को। और ये कथन ऑफिस में किस व्यक्ति का है? गिरीश का, भूषण का, चड्डा का, मेनन का। तो ये मिस्टर चड्डा का कथन है, स वाला विकल्प। जब पहली बार यशोधर बाबू दिल्ली आए तब किशनदा ने उन्हें क्या काम दिया था? बॉय सर्विस का, मेस रसोईया, क्लर्क, पोस्टमैन। तो उनको मेस रसोईया बना दिया क्योंकि उम्र उनकी पूरी हुई नहीं थी, कहीं काम नहीं कर सकते थे, तब तक वो मेस में रसोई बनाने का काम करते थे। यशोधर बाबू को नौकरी किसने दिलवाई थी? किशनदा ने, चंद्रदत्त तिवारी ने, मेनन ने, गिरीश ने। तो उनको नौकरी दिलवाई थी किशनदा ने। जब वो कुमायूं क्षेत्र से आए दिल्ली तो नौकरी नहीं मिली, तब तक यशोधर बाबू ने अपने मेस में उनको खाना बनाने का काम दिया था और बाद में नौकरी भी यशोधर बाबू ने अपने ऑफिस में लगवा दी थी। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साबू के चोंचले हैं, ये कथन किसका है? किशनदा का है, चंद्रदत्त तिवारी, यशोधर बाबू या गिरीश का? तो ये कथन यशोधर बाबू का है, इंपॉर्टेंट कथन है। एनीवे, जनरेशन में गैप तो होता ही है, सुना है। ये कथन किसका है? किशनदा का, चंद्रदत्त तिवारी का, यशोधर बाबू का या फिर गिरीश का? तो जनरेशन गैप है, ये कथन भी यशोधर बाबू का है, स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। जिंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हुए बिगाड़ दिया। कथन किसका है? यशोधर बाबू की पुत्री का, चंद्रदत्त तिवारी का, यशोधर बाबू की पत्नी का, गिरीश का? तो ये कथन यशोधर बाबू की पत्नी ने कहा था क्योंकि किशनदा को, यशोधर बाबू को लग रहा था, जो किशनदा के शिष्य थे उनको लग रहा था कि भूषण को बिगाड़ने में गिरीश का हाथ है। तो उनकी पत्नी ये नहीं मानती थी, उनका मानना था कि उसने तो उसकी जिंदगी बना दी है। किसने दबे स्वर में पूछा कि मेहमान गए? यशोधर बाबू ने, चंद्रदत्त तिवारी ने, यशोधर बाबू की पत्नी ने, गिरीश ने। तो यहां पर भी ये कथन है, यशोधर बाबू ने प्रश्न के रूप में पूछा है। बब्बा, यू आर द लिमिट, कथन किसका है? यशोधर बाबू की पुत्री का, चंद्रदत्त तिवारी का, यशोधर बाबू की पत्नी का या गिरीश का? ये कथन उनकी पुत्री का है, यशोधर बाबू की पुत्री का, ए वाला विकल्प सही है। किशनदा के बटुए में कितने रुपए हमेशा रहते थे? 100 से 150, 150 से 200, 200 या 100, केवल 50। तो इसका सही उत्तर पहला वाला विकल्प हो जाएगा क्योंकि उनके पर्स में हमेशा से 100 से 150 रुपए रहते थे। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यशोधर बाबू अपनी घड़ी को किससे मिलाते थे? रेडियो समाचारों से, टेलीविजन समाचारों से, ऑफिस की घड़ी से, घर की घड़ी से? तो वो रेडियो समाचारों से उसको मिलाते थे। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करने की परंपरा यशोधर बाबू को किससे मिली थी? कृष्णानंद पांडे, किशनदा से, मेनन से, अपने पिता से, भूषण से? तो सही उत्तर ए वाला विकल्प, कृष्णानंद पांडे या किशनदा से। यशोधर बाबू को घड़ी कहां से मिली थी? स्वयं की शादी में, पुत्र की शादी में, बाजार से खरीदी, ऑफिस उपहार में? तो स्वयं की शादी में वो घड़ी उनको मिली थी। चड्डा ने चाय, मट्ठी, लड्डू के लिए कितने रुपए यशोधर बाबू से मांगे? तो 50 रुपए मांगे, 40, 30, 20। तो वो रुपए थे 30 रुपए उन्होंने मांगे। यशोधर बाबू की सिल्वर वेडिंग वाली बात सबसे पहले किसके दिमाग में आई? चंद्रदत्त तिवारी के, यशोधर बाबू के, भूषण की मां के, गिरीश के? तो ये बात सबसे पहले गिरीश के दिमाग में आई कि जो यशोधर बाबू हैं उनकी शादी को 25 वर्ष हो गए हैं, तो आज सालगिरह मनाई जाए 25वीं। यशोधर बाबू ने केक और लड्डू क्यों नहीं खाया? केक में अंडा होने से, लड्डू संध्या आरती पूजा नहीं करने से, व्रत होने से? अब दोनों, तो अब दोनों सही है। किशनदा यशोधर बाबू के घर कब आते थे? हर शनिवार 4 बजे, रविवार 4 बजे, सोमवार 4 बजे, बुधवार 4 बजे? तो वो हर संडे को आते थे और 4 बजे आते थे। ब वाला विकल्प सही है। ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहनकर यशोधर बाबू के अंगों में कौन उतराया? किशनदा, भूषण, मेनन, पिता? तो उनके अंगों में किशनदा उतराए। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। जूझ पाठ के भी प्रश्न उत्तर आप देख लीजिए कि एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवई जीवन के खुरदरे यथार्थ की गाथा कौन सी है? जूझ, सिल्वर वेडिंग, अतीत में दबे पांव, पहलवान की ढोलक? तो जूझ सही उत्तर हो जाएगा। आत्मकथात्मक उपन्यास है आनंद यादव का। कौन सी रचना निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए अहम कदम बन सकती है?
जूझ सिल्वर वेडिंग अतीत में दबे पांव पहलवान की ढोलक, तो जूझ सही उत्तर हो जाएगा। जूझ उपन्यास के संकलित अंश में किसका वर्णन है? पढ़ने की लालसा का, व्यापार की लालसा का, खेल की लालसा का, अभिनय की लालसा का, तो पढ़ने की लालसा का उसमें वर्णन है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। कौन सी रचना अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूर के संघर्ष की अनूठी झांकी है? जूझ सिल्वर वेडिंग अतीत में दबे पांव पहलवान की ढोलक, सही उत्तर है जूझ, ए वाला विकल्प। जूझ का अर्थ क्या होता है? संघर्ष, बदमाशी, चालाकी, मेहनत। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष, जूझना। मंत्री नामक जो अध्यापक थे वो कक्षा में किसका उपयोग नहीं करते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, मॉडल पेपर में भी ये एक साल दे रखा था। तो चौक का, डस्टर का, घड़ी का या छड़ी का? तो वो जिसका उपयोग नहीं करते थे वो है छड़ी। डंडे का उपयोग वो नहीं करते थे, पकड़ के मारते थे लेकिन डंडा नहीं लेते थे हाथ में। जूझ मराठी उपन्यास का हिंदी अनुवाद किसने किया? ओम थानवी ने, केशव प्रथम वीर ने, आनंद यादव ने, श्याम मनोहर जोशी ने। तो ये जो केशव प्रथम वीर है इन्होंने इसका मराठी से हिंदी में अनुवाद किया, जूझ उपन्यास का। जूझ पाठ के लेखक कौन है? मराठी उपन्यासकार आनंद यादव, श्याम मनोहर जोशी, ओम थानवी, मुंशी प्रेमचंद। तो आनंद यादव इस पाठ के लेखक है, ये उनका आत्मकथात्मक उपन्यास है। जूझ पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया? आत्मकथात्मक उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन। ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। जूझ उपन्यास अपने मूल रूप में किस भाषा में है? मराठी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी। तो ये अपने मूल रूप में मराठी भाषा में है और इसका हिंदी में अनुवाद किया था। अभी ऊपर प्रश्न आ गया था कि जो केशव प्रथम वीर है उन्होंने हिंदी में इसका अनुवाद किया। लेखक की उसके दादा के सामने खड़े होकर क्या कहने की हिम्मत नहीं होती थी? मैं बाजार जाऊंगा, मैं नहाने जाऊंगा, खेलने जाऊंगा, पढ़ने जाऊंगा। तो वो ये नहीं कह सकता था कि मैं पढ़ने जाऊंगा, डर लगता था उसके पिता से उसको। दे वाला विकल्प बिल्कुल सही है। लेखक को खेती के संबंध में क्या विश्वास था? खेती से फायदा होगा ही होगा, खेती कर्ज उतार देगी, खेती से भी हाथ कुछ नहीं लगेगा, खेती करने से बड़ा नाम होगा, खेती से भी हाथ कुछ नहीं लगेगा, ऐसा विश्वास लेखक को था। पढ़ना ही पड़ेगा जीवन में कुछ करना है तो। लेखक के अनुसार उनको गड्ढे में कौन धकेल रहा है या धकेल रही है? ढोर, खेती, कर्ज, अकाल। खेती उनको जो है गड्ढे में धकेल रही है। लेखक पढ़ लिखकर किसकी तरह कोई धंधा कारोबार करना चाहता था? दत्ताजी राव की तरह, अपने पिता की तरह, विठोबा आना की तरह, गांव के सेठ की तरह। तो जो विठोबा आना सब जो आया सेठ, उनकी तरह वो धंधा कारोबार करना चाहता था, उसका सपना था। दिवाली बीत जाने पर कोल्हू किस लिए चलाना होता था? ईख पेरने के लिए, तेल निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए, हल जोतने के लिए। ईख का रस निकालने के लिए, गन्ने का रस निकालने के लिए कोल्हू चलाना पड़ता था। लेखक के यहाँ ईख पेरने के लिए कोल्हू सबसे पहले क्यों चलाया जाता था? फसल खराब न हो इसलिए, अधिक कीमत के लिए, गाढ़े रस के लिए, खेत जल्दी खाली हो इसके लिए। तो अधिक कीमत के लिए वो जल्दी कोल्हू चलाते थे। सारे गांव में ईख पेरने के लिए कोल्हू सबसे पहले कहाँ चलता था? लेखक के दोस्त के यहाँ, विठोबा आना के यहाँ, लेखक के यहाँ, दत्ताजी राव के यहाँ। तो लेखक के यहाँ सबसे पहले गन्ने का रस निकालने के लिए कोल्हू चलता था। लेखक ने अपने खेत पर बनाए गए गुड़ को कौन सा नंबर का गुड़ कहा है? नंबर 1 क्वालिटी का, 2 क्वालिटी का, 3 क्वालिटी का या 4 क्वालिटी का? तो लेखक का गुड़ जो होता था नंबर 3 क्वालिटी का होता था। जूझ पाठ में बरहेला सुअर शब्द किसके लिए आया? विठोबा आना के लिए, दत्ताजी के लिए, जंगली सुअर के लिए, लेखक के पिता के लिए। तो ये शब्द आया था लेखक के पिता के लिए। और ये पत्नी ने कहा था। लेखक अपनी पढ़ाई को पुनः शुरू करवाने के लिए किसकी सिफारिश करता है? अपनी माँ की, अपने पिता की, दत्ताजी राव की, विठोबा आना की। तो वो दत्ताजी राव की सिफारिश लगाता है, अपने पिता को वहां मिलने भेजता है। लेखक के पिता उसको क्या कहकर बुलाते थे? रत्नापा, गणप्पा, आनंदा, जगते। तो जो लेखक के पिता हैं वो उनको गणप्पा कहते थे। ब वाला विकल्प बिल्कुल सही है। पाठ में लेखक के पिता का क्या नाम आया है? गणप्पा, आनंदा, रत्नापा, जगते। तो उसके पिता का नाम आया रत्नापा। लेखक ने विद्यालय में मास्टर को अपना नाम क्या बताया था? लेखक के अलग अलग नाम आए हैं इसमें, जकाते, गणपा, आनंदा, रत्नापा। उसने अपना नाम जकाते बताया था। ए वाला विकल्प सही है। मास्टर प्रेम से लेखक को क्या कहकर बुलाने लगे थे? आनंदा, जकाते, गणपा, रत्नापा। तो वो आनंदा कहकर के उसको बुलाने लगे।
लेखक के पिता ने लेखक को पाठशाला भेजने के लिए क्या शर्त रखी? नियमित पढ़ाई करने की, घर का सारा काम करने की, खेत का सारा काम करने की, शरारत नहीं करने की। तो उसने शर्त रखी कि खेत का सारा काम करना होगा स्कूल जाने से पहले और आने के बाद। लेखक ने कौन सी कक्षा में पढ़ाई छोड़ी थी? तीसरी, पांचवी, सातवीं, चौथी। तो लेखक ने पांचवी कक्षा में पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, तो वापस पांचवी में ही उसको भर्ती किया गया। लेखक के मन में कहां तक पढ़ने की तैयारी थी? वो चाहता था कि कहां तक पढ़ ले, पांचवी, सातवीं, तीसरी, चौथी। तो सातवीं तक पढ़ना चाहता था वो। जूझ पाठ में मड़ा शब्द आया, ये किसके लिए आया? पढ़ाई के लिए, खेती के लिए, जानवर के लिए, ईख के लिए। तो मड़ा शब्द खेती के लिए आया, ब वाला विकल्प सही है। पाठशाला कितने बजे शुरू होती थी? 10 बजे, 12 बजे, 9 बजे, 11 बजे। पाठशाला शुरू होने का समय 11 बजे था। लेखक के पाठशाला जाने पर उसे किस काम से छुटकारा मिल गया? 11 से 5 बजे मजदूरी के काम से, 11 से 5 दुकान के काम से, 11 से 5 खेती के काम से या घर के काम से। तो उनको जो छुटकारा मिला वो खेती के काम से था। उसके पिता खेत में उसको जो है बहुत सारा काम करवाते थे, तो उससे मुक्ति मिल गई। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। या चक्की से क्या आशय है? चक्की किसके लिए आया? कविता करना, खेती, पढ़ाई, मजदूरी। तो ये चक्की शब्द आया खेती के लिए, ब वाला विकल्प सही है। लेखक का एडमिशन पुनः किस कक्षा में हुआ? तीसरी में, पांचवी में, सातवीं में, चौथी में। तो लेखक का एडमिशन जो वापस जो पांचवी छोड़ के गया तो पांचवी में होगा, और किस में होगा? ब वाला विकल्प सही है। जूझ पाठ का नायक कौन है? नेवा, सौंदलगेकर, आनंद यादव, वसंत पाटिल, रत्नापा। आनंद यादव इस पाठ का नायक है। कक्षा का सबसे शरारती लड़का कौन था? चौहान, मंत्री, जकाते, वसंत पाटिल। जो चौहान लड़का था वो सबसे शरारती लड़का था। कक्षा में होशियार लड़के का क्या नाम था? जकाते, वसंत पाटिल, चौहान, मंत्री। तो जो होशियार लड़का था वसंत पाटिल, ये मॉनिटर भी था कक्षा का। लेखक की पोशाक कौन सी थी? धोती और गमछा, पैंट, शर्ट, कोट पैंट, साफा और बनियान। तो लेखक की जो पोशाक थी धोती और गमछा, ए वाला बच्चों ने मजाक उड़ाया था। लेखक का मन तड़पने का क्या कारण था? पाठशाला चले जाने के कारण, पाठशाला न जा पाने के कारण, खेत में काम करने के कारण या पिता के मारने के कारण। तो पाठशाला नहीं जा पा रहा था क्योंकि उसके पिता उसको स्कूल नहीं भेज रहे थे, इसलिए लेखक का मन तड़पता था। ब वाला विकल्प सही है। वामन पंडित की कविता किस शिक्षक ने पढ़ाई थी? नेवा, सौंदलगेकर, मंत्री नामक मास्टर, रणनवरे मास्टर ने या अनंत काणेकर ने। तो ये जो वामन पंडित की कविता है ये रणनवरे मास्टर ने पढ़ करके सुनाई थी। स वाला विकल्प सही है। कक्षा का अध्यापक कौन था? क्लास टीचर, मंत्री नामक मास्टर, रणनवरे मास्टर, नेवा, सौंदलगेकर या अनंत काणेकर। तो मंत्री नामक जो मास्टर थे ये गणित भी पढ़ाते थे और यही क्लास टीचर भी थे। गणित कौन पढ़ाते थे? नेवा, सौंदलगेकर, अनंत काणेकर, मंत्री नामक मास्टर या रणनवरे मास्टर। तो गणित पढ़ाने का काम मंत्री नामक मास्टर करते थे। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। लेखक की दोस्ती किससे हुई थी? चौहान से, मंत्री से, जकाते से, वसंत पाटिल से। उसकी दोस्ती वसंत पाटिल से हो गई थी। वसंत पाटिल होशियार था, कक्षा का मॉनिटर भी था और इससे भी लेखक को बहुत प्रेरणा मिली। कक्षा का मॉनिटर कौन था? जकाते, वसंत पाटिल, चौहान, मंत्री। वसंत पाटिल क्लास का मॉनिटर भी था। मराठी पढ़ाने वाले शिक्षक का क्या नाम था? अनंत काणेकर, रणनवरे मास्टर, नेवा, सौंदलगेकर, मंत्री नामक मास्टर। तो जो मराठी पढ़ाने वाले शिक्षक थे नेवा, सौंदलगेकर, और इनसे ही लेखक सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। लेखक की कक्षा में कविता बहुत अच्छे ढंग से कौन पढ़ाते थे? अनंत काणेकर, मंत्री नामक मास्टर, नेवा, सौंदलगेकर या रणनवरे मास्टर। तो जो अच्छी पढ़ाने का काम करते थे कविता वो थे नेवा, सौंदलगेकर। स वाला विकल्प सही है। पाठ के अनुसार लेखक का व्यक्तित्व सर्वाधिक किससे प्रभावित हुआ था? नेवा, सौंदलगेकर से, अनंत काणेकर, मंत्री नामक मास्टर, रणनवरे मास्टर। नेवा, सौंदलगेकर से वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ उनका व्यक्तित्व, और जो कविता करने की प्रेरणा मिली वो इन्हीं से मिली। चांद रात पसरीते पांडरी गाया धरणी भरी कविता किसकी है? मंत्री नामक मास्टर, नेवा, सौंदलगेकर, रणनवरे मास्टर या अनंत काणेकर। तो ये कविता अनंत काणेकर की है। द वाला विकल्प सही है। लेखक के मास्टर ने किस पर कविता लिखी थी? औरत पर, आकाश पर, मालती बेल पर, बच्चे पर। मालती बेल पर उन्होंने कविता लिख दी थी। जूझ उपन्यास में लेखक के जीवन को आगे बढ़ाने में किसका सहयोग नहीं रहा? प्रश्न को पूरा पढ़ेंगे। माँ का रहा है, दत्ताजी राव देसाई का रहा है,
गुरु नेवा सौंदलगेकर का रहा, पिता का नहीं रहा, पिता तो उसको पढ़ाना ही नहीं चाहते थे, दे वाला सही हो जाएगा। जो तीसरा पार्ट है अतीत में दबे पांव, उसके एमसीक्यूज। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति के बारे में किसने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी? मार्टिमर व्हीलर ने, राखलदास बनर्जी ने, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। तो मार्टिमर व्हीलर है, उन्होंने ये कहा था कि संसार में इसके जोड़ की कोई दूसरी चीज शायद ही होगी। और ये ऐसे भी पूछ सकता है यहाँ कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी, ये कथन किसके बारे में है? तो आपको करना है ये नर्तकी की मूर्ति के बारे में। किसके बारे में है? जो नर्तकी की मूर्ति है उसके बारे में। राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता का पता किस वर्ष लगाया था? 1922, 23, 24, 25। 1922 में उन्होंने पता लगा दिया था और 2-3 साल बाद खुदाई चालू कर दी थी। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है? ताम्रकाल, पाषाण काल, लोह काल, कांस्य काल। तो ताम्रकाल के जो शहर है उसमें ये सबसे बड़ा शहर है। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? मेलुआ, ताम्र नगरी, धातु नगरी या मातृका? मेलुआ शब्द का प्रयोग वहां किया गया है। नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार को, वहां मिला कोठार को, बौद्ध स्तूप को या कुओं को? तो जो वहां पर बौद्ध स्तूप मिला उसको जो है नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? मंदिर, बौद्ध स्तूप, राजमहल, विशाल भवन? तो वहां पर बौद्ध स्तूप विद्यमान है, वह वाला विकल्प सही है। मोहनजोदड़ो की बसावट कहां पर थी? मैदानी भाग पर, टीलों पर, जंगल में, रेगिस्तान में? तो टीलों पर उसकी बसावट थी। मोहनजोदड़ो का मतलब भी होता है मुर्दों का टीला। क्या होता है? मुर्दों का टीला। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? 20,000, 65,000, 85,000, 50,000? तो 85,000, 85,000 वहां की आबादी थी लगभग। मोहनजोदड़ो का क्षेत्र कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? 100, 200, 300, 400? तो ये 200 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र था। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हो रही थी वो 200 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र है। दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से हैं? ब्राजील और चंडीगढ़, चंडीगढ़ और दिल्ली, मिस्र और मेसोपोटामिया या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में सबसे बड़ा और उत्कृष्ट शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया, चंडीगढ़, ब्राजील? सबसे बड़ा और उत्कृष्ट शहर है मोहनजोदड़ो, ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। हड़प्पा के ज्यादातर साक्ष्य किसकी भेंट चढ़ गए? कृषि विकास की, सड़क विस्तार की, रेल लाइन बिछाने के दौरान हुए विकास की, आवास बनाने की? तो रेल लाइन बिछाई जा रही थी इसलिए वो भेंट चढ़ गए, उसकी खुदाई की गई। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र या राजधानी कौन सा शहर है? पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध, हड़प्पा? मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा, बे वाला विकल्प बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो में किसकी खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया था? बौद्ध स्तूप की खोज, नर्तकी की मूर्ति, विशाल स्नानागार, बैलगाड़ी? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ये बौद्ध स्तूप की खोज जो हुई उसने कद बढ़ा दिया मोहनजोदड़ो का, सिंधु घाटी सभ्यता का। मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? 1,000, 2,000, 3,000, 5,000? ये 5,000 साल पहले का है। कोठार किसके काम आता था? सेना के अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, धन जमा करने के लिए, अनाज जमा करने के लिए, पानी जमा करने के लिए? अनाज रखने के लिए बड़े बड़े कोठे बनाए जाते थे जिन्हें कोठार कहा जाता है। दाढ़ी वाली मूर्ति खुदाई में मिली, उसका नाम क्या था? मुख्य नरेश, धर्म नरेश, याजक नरेश, गौण नरेश? याजक नरेश उसका नाम था, स वाला विकल्प सही है। ओम थानवी के अनुसार मोहनजोदड़ो का क्षेत्र निम्न में से किससे मिलता जुलता था? पंजाब से, कश्मीर से, राजस्थान से? या कश्मीर 2 बार आ गया, यहां पर और कर दें आप, मध्य प्रदेश कर दें। तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान और जो गुजरात वाला क्षेत्र है, कच्छ गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहां से मिलता जुलता है। मोहनजोदड़ो से खुदाई में प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? इस्लामाबाद, लाहौर, दिल्ली, लंदन? तो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में वो रखी हुई है, स वाला विकल्प सही है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को राजस्थान के किस गांव की याद आई? कुलधरा, जैसलमेर, चांदन, कटरा, सम? ये सब कहाँ है? ये सभी जैसलमेर में। ये भी जैसलमेर, ये भी जैसलमेर, ये भी जैसलमेर। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कुलधरा गांव है जैसलमेर का, उसकी याद आई। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? 500, 200, 800, 700?
कुओं की संख्या थी 700, इसलिए मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संस्कृति। स्नानागार मिला, कुएं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? सेब और संतरे, संतरे और केले, खजूर और अंगूर, खजूर और अमरूद। तो खजूर और अंगूर उगाए जाते थे और खरबूजे भी उगते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किसका बीज नहीं मिला? कपास का, गेहूं, ज्वार, रागी। बाकी सबके मिले हैं, कपास का केवल कपड़ा मिला है, बीज नहीं मिला। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित था? 15, 25, 12, 10। तो ये जो चबूतरे की जो ऊंचाई थी 25 फुट थी। 25 फुट ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ था। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए थे? मजदूरों के, किसानों के, भिक्षुओं के, शिक्षकों के। तो जो भिक्षुओं के कमरे वहां पर बने हुए थे चबूतरे पर। अतीत में दबे पांव नामक पाठ के रचयिता कौन है? ओम थानवी, मनोहर श्याम जोशी, फणेश्वरनाथ रेणु या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ओम थानवी इसके रचनाकार है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां, मौन का पूरा, मुर्दों का टीला, कृष्ण का गांव। तो मुर्दों का टीला इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो का। उन्नीस में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? मार्टिमर व्हीलर, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल या दयाराम साहनी। तो जॉन मार्शल ये महानिदेशक थे। नगर नियोजन की अनूठी मिसाल वाले मोहनजोदड़ो की सड़कें किस प्लान से बनी हुई है? बॉम्बे प्लान, ग्रिड प्लान, दिल्ली प्लान, मिस्र प्लान। तो ग्रिड प्लान से बनी हुई, वो समकोण पर काटती है। ग्रिड शैली में बने आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान शहर कौन कौन से हैं? ब्रासीलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जयपुर, आगरा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। तो ए वाला विकल्प सही है, ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर दूर बहती है, वह वाला विकल्प सही है। महाकुंड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से कितनी है? जो महाकुंड मिला है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है? 20, 30, 50, 30, 40, 7, 40, 25, 7 या 25, 40, 7। तो 40, 25, 7 से वाला विकल्प बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शुरू में किससे अपरिचित थे? लोहे से, तांबे से, पत्थर से, लकड़ी से। तो वो जो है लोहा जो है इससे वो अपरिचित है, ए वाला विकल्प सही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली ईंटों का आकार कैसा था? 2:4:6, 1:2:3, 1:2:4, 1:3:5। तो ये जो अनुपात है 1:2:4 से वाला विकल्प सही है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी है? 50,000, 20,000, 30,000 या 60,000 प्लस। तो ये 50,000 से ज्यादा है, ए वाला विकल्प सही है। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? पीला, काला, हरा, नीला। काला पड़ गया था, काला रंग है गेहूं का। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया? राजपोषित, धर्म पोषित, समाज पोषित, व्यापार पोषित। तो समाज पोषित वो सौंदर्य बोध है। डीके हल्का किसके नाम पर रखा गया है? दया काशीनाथ, दीक्षित काशीनाथ, धर्म काशीनाथ, दयालु काशीनाथ। तो दीक्षित काशीनाथ, वह वाला विकल्प सही है। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? 2 मील, 3 मील, आधा मील, 1 मील। तो ये जो सड़क है अब कमी बची है, आधा मील बची है, से वाला विकल्प सही है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? 32 फीट, 20 फीट, 33 फीट, 23 फीट। तो इसकी चौड़ाई 33 फीट, 33 फीट है। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई? दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, जैसलमेर। तो जो नगर है वो है चंडीगढ़, से वाला। मोहनजोदड़ो में पूर्व की बस्ती कैसी मानी गई है? रईसों की, भिक्षुओं की, कामगारों की, शिक्षकों की। पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती मानी गई है। महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए थे? मेहमानों के, साधुओं के, अमीरों के, कामगारों के। तो साधुओं के वो कक्ष बने हुए थे, वह वाला विकल्प सही है। और जो महाकुंड वाली जो गली है उस गली का भी नाम दे रखा है देव मार्ग। क्या दे रखा है? देव मार्ग। और अंग्रेजी में इसको कहे तो डिविनिटी स्ट्रीट। ठीक है, ये याद रखेंगे। कुंड के पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? पानी की नहर है, तालाब, कुआं, पानी की नाली। तो कुआं है, कुएं से सप्लाई होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कुंड किससे बने हैं? सीमेंट से, मिट्टी से, पक्की ईंटों से, किसी और से? तो पक्की ईंटों से वो बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो की मोहरों में किस पशु के चित्र पाए जाते हैं? शेर, बकरी, ऊंट, घोड़ा। तो वहां पर
आपको शेर के चित्र मिल जाएंगे, ए वाला विकल्प सही है। हाथी के भी मिलेंगे, गेंडा के भी मिलेंगे। इससे ये पता चलता है कि उस वक्त सिंधु नदी में बहुत सारा पानी रहा होगा। फसलों की ढुलाई किसके द्वारा की जाती थी? बैलगाड़ी, हाथ ठेला सिर पर रखकर ऊंटों से बैलगाड़ी के द्वारा यह काम किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न होने पर भी उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? राजप्रसाद मंदिर नहीं है, राजाओं मंत्रियों की समाधियां नहीं है, मूर्ति शिल्प औजार छोटे हैं, उपयुक्त सभी। दया वाला सही है। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि वहां पर हथियार नहीं मिले। हथियार नहीं मिले हैं तो इसका मतलब वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे, शांति प्रिय सभ्यता है ये। मोहनजोदड़ो की सभ्यता मूलतः किस प्रकार की थी? खेतीहर, पशुपालक, भव्यता युग, हाई प्रोफाइल, लो युगीन। खेतीहर और पशुपालक, ए वाला विकल्प सही है। मोहनजोदड़ो में घरों का जो आकार है वो कितने बाई कितना का है? 30, 30, 40, 40, 50, 50, 25, 25। तो ये जो आकार है, ये आकार आपको मिलेगा, देखिए 30 बाई 30, 30 गुणा 30 का आकार है, ए वाला सही है। अतीत में दबे पांव किस विधा में लिखा गया पाठ है? कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप, निबंध। स वाला विकल्प बिल्कुल सही है। यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? ये पंजाब राज्य भारत में, सिंध और पंजाब प्रांत पाकिस्तान, सिंध प्रांत बांग्लादेश, मध्य प्रदेश राज्य भारत। ब वाला विकल्प इसका सही है। सिंध में तो आपके मोहनजोदड़ो है, पंजाब में हड़प्पा है, पाकिस्तान में है दोनों।